हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का एक नया चैप्टर और हमारे चैप्टर का क्या नाम रहने वाला है, एसिड बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए सब्सटेंस की। सब्सटेंस तो सभी ने सुना ना, पदार्थ ना, दुनिया में जो भी चीज है ना वो किसी ना किसी रूप में सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है। लेकिन जो ये आपके सब्सटेंस है दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हो आप लोग इसको। एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट। एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अगर मान के चलो हमारे पास कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर मान के चलो वाटर है, वाटर के अंदर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, मान लो NaCl है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड के अंदर जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आयंस में। Na पॉजिटिव में टूट जाएगा और Cl नेगेटिव में। ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जैसे शुगर है, मान के चलो शुगर का मॉलिक्यूल है C6H12O6। जब हम इस शुगर के मॉलिक्यूल को वाटर के अंदर डाल रहे हैं, वाटर के अंदर ये डिसॉल्व तो हो सकता है, घुल तो दोनों सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और इस चैप्टर में आप लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ही पढ़ोगे। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके तीन प्रकार के होते हैं, एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। और यही आपके चैप्टर का क्या है? नाम है। आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि मान के चले शुगर है, शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व तो हो जा रही है, लेकिन वो आयोनाइज नहीं हो रही है। जैसे NaCl, ये भी हमने एक मोल लिया, और C6H12O6। अब मान के चलो चीनी एक छोटा सा क्रिस्टल है शुगर का, उसके अंदर भी ये मोल से भी ज्यादा होंगे, और एक मोल किसके बराबर होता है? 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के पार्टिकल हो जाएंगे। हाँ, अगर इसको आप हीट वगैरह करने की कोशिश करोगे तो ये जो शुगर है वो आयोनाइज होने की बजाय क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कहने मतलब क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेंगे, उसमें करंट पास करेंगे तो इसमें करंट पास हो जाएगा, इसके अंदर करंट पास नहीं होगा। ये दूसरा तरीका है जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि शुगर एक्वा सोल्यूशन के अंदर जाकर आयोनाइज हुई है या नहीं हुई है। आयोनाइज नहीं होगी शुगर डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन आयंस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो ऐसे सब्सटेंस जो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जाकर किस में कन्वर्ट हो जाए? आयंस में, उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स ही आपके चैप्टर का नाम है। वैसे तो एसिड, बेस एंड साल्ट, ये सभी के सभी किसकी एक फॉर्म है? इलेक्ट्रोलाइट की एक फॉर्म है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाए? आयोनाइज हो जाए। वैसे आपके लिए एक नॉलेज की बात बता दूं मैं, अगर आपके पास नमक का पानी है तो उसको आप इससे गर्म कर लो, गर्म करने के बाद NaCl और ज्यादा क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई शुगर से रिलेटेड पानी है ना, उसको हीट मत किया करो, गर्म मत किया करो। जब आप लोग घर पर चाय बनाते हैं ना, तो मेरे अकॉर्डिंग पहले चाय का पानी गर्म करो, फिर उसके अंदर पत्ती डालो, फिर दूध डालो, उसके बाद लास्ट में जो चाय बनेगी ना उसके अंदर शुगर डालनी चाहिए। जैसे अंग्रेज पीते हैं या पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता है ना, भाई कितनी चम्मच लेगा, वो चीज बेस्ट है, क्योंकि हीट करने से शुगर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जो सबसे मेजर कारण है, एक तो एसिडिटी का, दूसरा बोलते हैं जिसको तेजाब का, दूसरा सबसे ज्यादा कैंसर कारक बन जाती है जब शुगर क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। और पहला इलेक्ट्रोलाइट है हमारा एसिड। एसिड होते क्या है? वैसे तो ये ग्रीक वर्ड है, वहां से ड्राइव किया, लेकिन ऐसा कुछ हिस्ट्री नहीं होती, केमिस्ट्री होती है। तो एसिड की कुछ डेफिनेशंस हैं, वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी हैं। पहली डेफिनेशन है हैर्नियस नाम की एक साइंटिस्ट ने दी है, साइंटिस्ट का नाम नहीं आएगा। हैर्नियस ने क्या बोला? अगर कोई भी बोल रहा है ये एसिड है, मान लो AH टाइप का एसिड है, अगर उस एसिड को हम किस में डाल दें? एक्वा सॉल्यूशन में, वाटर के अंदर डालें,
तो उनको ये एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा और वाटर के साथ जुड़कर क्या बनाएगा H3O पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो पहली डेफिनेशन तो यही बनी, जो एक्वस सॉल्यूशन में किसका लॉस करता हो H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का दूसरा नाम क्या हो सकता है प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का लॉस करते हो, जो H पॉजिटिव का लॉस करते हो या वाटर के साथ रिएक्शन कर हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करते हो, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं। पहली डेफिनेशन आपको समझ में आई, ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव बोल सकते हो, इसको प्रोटॉन बोल सकते हो। तो जो H पॉजिटिव का क्या करे लॉस करे या प्रोटॉन का लॉस करे या वाटर के साथ मिलकर कौन सा आयन बनाए हाइड्रोनियम आयन बनाए, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं एसिड। और ये बात हमको किस लोगों ने बताई थी, हार्नियस नाम के एक साइंटिस्ट ने बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था क्या था ब्रोंस्टीड, ब्रोंस्टीड लोवरी था ये। और ब्रोंस्टीड लोवरी ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है कि एसिड पे H पॉजिटिव का लॉस वो किसके अंदर करे वाटर के अंदर ही रिलीज करे, उसको उसके अकॉर्डिंग कोई भी रिक्वायर्ड क्या मिलनी चाहिए कंडीशन मिलनी चाहिए। जहां पर भी किसी भी एसिड को लगा कि यहाँ पर मैं H पॉजिटिव का लॉस करता हूँ तो वहीं पर एसिड H पॉजिटिव का लॉस कर सकता है। और ये बात इसने किसके बेस पे की थी प्रोटॉन के बेस पे, प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन को क्या करते हैं डोनेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम एसिड्स बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टीड लोवरी कंसेप्ट बोल सकते हो। इसने सॉल्वेंट की कोई कंडीशन नहीं दी, जो हमारा हेर्नियस था उसने सॉल्वेंट की कंडीशन दी थी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था लेविस। लेविस ने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करेगा उसको भी हम क्या बोलेंगे एसिड। या तो यहाँ पर कितनी डेफिनेशन बन गई तीन, जो H पॉजिटिव का लॉस करे एक्वस सॉल्यूशन में वो भी एसिड है, वैसे H पॉजिटिव का लॉस करे वो भी एसिड है, प्रोटॉन का लॉस करे वो भी एसिड है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करे वो भी एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो भी क्या है एसिड है। इसे नेक्स्ट और डेफिनेशन आप लोग देख सकते हो, जो टेस्ट में क्या हो श्योरिन टेस्ट में कैसे हो खट्टे हो, श्योरिन टेस्ट में कैसे हो खट्टे हो, उनको भी हम क्या बोलते हैं एसिड। अब देखो ये तो आप लोग खुद लिख लोगे ना, दे आर श्योर इन टेस्ट, दे लॉस H पॉजिटिव, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, ये तो आप लोगों के बीच पे है, समझना जरूरी है बस एसिड की डेफिनेशन। अगर हम एसिड की नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, अगर हम एसिड को टच करने की कोशिश करें तो ये रफ मिलेंगे, तो रफ इन टच, अगर हम इनको छूने की कोशिश करें तो हमें ये कैसे मिलेंगे रफ इन टच मिलेंगे। इसे नेक्स्ट और डेफिनेशन ये कोरेसिव होते हैं। कोरेसिव का मतलब क्या है आ रहा है यहाँ पे, कोरेसिव का मतलब क्या है, ये क्या पैदा करते हैं जलन। अगर किसी सरफेस पे गिरे तो हमें ऐसा महसूस होगा जैसे जल रहा है। इसके नेक्स्ट ये H पॉजिटिव का लॉस करवाते हैं, सॉरी H2O का वाटर का। तो मान लो किसी भी सरफेस के ऊपर अगर एसिड गिरा, मान के चलो ये हमारी बाजू है, अगर इस पे एसिड गिर गया ना तो हमारी बाजू में क्या है 70% क्या वाटर, और एसिड वाटर का लॉस करवाते हैं, तो इसलिए इनके नया नाम क्या होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। और जिस भी सरफेस पे गिरेंगे वहां जितना भी वाटर होगा वो सारे के सारे वाटर का क्या करवाएंगे लॉस करवाएंगे, उसको भी हम क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं। जैसे ये एसिड अटैक होते हैं ना, भाई किसी ने किसी के ऊपर तेजाब फेंक दी, उसके बाद उसका शरीर बर्न करने, तो किसी के ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया, एसिड फेंकने के बाद उसकी स्किन बर्न हो गई। देखो एसिड को हमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है, एसिड का करेक्टर है, तो ये क्या करेगा वहां से वाटर को लॉस करवाएगा। तो इसलिए जो हमारी सेल्स है उसके अंदर से पानी उड़ जाएगा और हमारी स्किन कैसी लगेगी बर्न लगेगी। तो यहाँ पर डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे एसिड की कितनी डेफिनेशन होगी। और देख लेते हैं जिनका पीएच लेस देन 7, जिनका पीएच 7 से कम हो। देखो पीएच का एक पैरामीटर होता है
जो 0 से 14 तक होते हैं, ये साइंटिस्टों ने लिया है, बीच में 7। तो 0 से 7 के बीच में एसिड होते हैं, इनका पीएच 0 से 7 के बीच में होगा। 7 वाले न्यूट्रल होंगे, 7 से बड़े और 14 के आसपास उनको हम क्या बोलेंगे, बेस। पीएच एक पैमाना है किसको मापने का, कोई भी चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर वो क्या है, न्यूट्रल है, वो हमें कौन बताएगा, पीएच। और पीएच को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स हैं जिनका प्रयोग हम आगे करेंगे, बताएंगे आप लोगों को। वैसे पीएच की एक्चुअल वैल्यू बताऊं मैं अगर, तो पीएच को 10वीं की बुक में तो बोला जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो पावर है, मतलब कितनी ज्यादा हाइड्रोजन है ये कहना चाह रहे हैं साइंटिस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, पीएच। लेकिन वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जो पी है ना, यहाँ पर एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, यानी मतलब मैथ का एक फॉर्मूला है जो किसी भी नंबर के ऊपर हम अप्लाई कर दे। मान लो हमने ए के ऊपर अप्लाई किया तो पी ए निकालना चाह रहे हैं, तो माइनस लॉगरिथम हो जाता है किसका, ए का। तो ये मैथ का एक क्या है, ऑपरेशन है। जब हम इसको किसी नंबर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसका माइनस लॉगरिथम कर देते हैं। और लॉगरिथम क्या होते हैं, ये लिखा मिलता है ना लॉगरिथम। तो लॉगरिथम क्या होता है, मैथमेटिक्स की एक टूल है जो हायर कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। बड़े बड़े डिजिट्स के नंबरों को ये छोटे छोटे डिजिट में काउंट कर देते हैं। इसका आपकी बुक के अकॉर्डिंग जितना याद रखो, a की पावर x, तो x log a, x पावर आगे आ जाती है। तो मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ log का एक। मान के चलो हमारे पास ये नंबर है, देखो कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5। इसके ऊपर अगर लॉगरिथम अप्लाई करोगे ना तो 5 आगे आ जाएगा, log 10, और log 10 कितना होता है 1, तो यहाँ पर आंसर कितना है 5। तो वो 6 डिजिट का क्वेश्चन था, उसका आंसर कितने डिजिट में आ गया, ओनली सिंगल डिजिट में। तो इसलिए इसका प्रयोग लॉगरिथम का हायर कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। जैसे शेयर बाजार में निफ्टी वगैरह या शेयर कैसे अप डाउन होते हैं, उन सबकी कैलकुलेशन, जैसे अंबानी अडानी के पैसे है ना, सिंपल कैलकुलेटर में काउंट नहीं होंगे, उनके पैसों को काउंट करने के लिए लॉगरिथम का प्रयोग किया जाता है। तो हमने मान के चलो P के ऊपर, सॉरी P हमने H के ऊपर अप्लाई किया, उसका मतलब बनेगा माइनस लॉगरिथम ऑफ H। H की यहाँ पर क्या लेंगे, कंसेंट्रेशन। हम एग्जामिनर ऐसे दे सकते हैं भाई, कोई भी एसिड है उसके अंदर H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन 10 की पावर -3 है, तो इसका pH निकालो। तो बस यहाँ अप्लाई करो, तो लॉगरिथम कंसेंट्रेशन 10 की पावर -3, पावर आगे आएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, log 10 कितना होगा 1, तो 3 into 1, तो 3 इसका क्या है pH। तो कई बार हमें एग्जामिनर H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन दे सकता है, और H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन के बेस पे हमसे वो कौन सी वैल्यू पूछ सकता है, pH वैल्यू पूछ सकता है। तो आप लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर कर आसानी से निकाल सकते हो। देखो ये बैम निकाल दो कि pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, नहीं होती है। P एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो किसी भी नंबर के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और उसके बाद उस नंबर का वो नेगेटिव क्या दे देता है, लॉगरिथम। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आप लोग समझे होंगे ना, क्या बनी, जिनका pH 7 से क्या हो, कम हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एसिड। देखो अब तक हमने कितनी डेफिनेशन की है, तो ये श्योरिन टेस्ट होते हैं, एक ये क्या होते हैं, रफ इन टच होते हैं, और एक क्या है, ये H पॉजिटिव का लॉस करते हैं, और एक क्या है नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या करते हैं, गेन करते हैं, और क्या है, ये कोरेसिव होते हैं, और क्या है इसकी डेफिनेशन, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। इनका pH क्या होता है, लेस देन 7, है ना, 7 से कम क्या होता है इनका pH होता है। और भी बहुत सारी एसिड की वैसे तो डेफिनेशंस हैं, लेकिन आपकी 10वीं कक्षा के बेस पे इतना ही बहुत है। इसके बाद एक इंडिकेटर होता है जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर है। तो ये ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, रेड में। कोई मान लो हमारे पास एसिड है, तो उसमें अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो कौन सा कलर देगा वो, रेड।
अगर इसके अंदर हम रेड डालेंगे तो रेड रेड ही रहेगा। तो ये सभी की सभी किसकी डेफिनेशन है? एसिड की डेफिनेशन है। एसिड क्या होते हैं? एक और रहती है आपकी, जैसे ये प्रोटोन का क्या करते हैं? लॉस करते हैं। ये भी क्या है? इसकी डेफिनेशन है। ये ब्लू लिटमस बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं रेड में। ये भी किसकी डेफिनेशन है? ये सभी की सभी किसकी डेफिनेशन है? एसिड की। इसके बाद एसिड्स की हम क्या देख लेते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं सोर्स के बेस पे, मतलब जहां से हमें ये मिले, इनके नेचर के बेस पे। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ये इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड का दूसरा नाम होता है रॉक एसिड, रॉक साल्ट बोल सकते हो, एसिड्स बोल सकते हो। इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर नॉन ईटेबल एसिड, जिन एसिड्स को हम खा नहीं सकते। उसके बाद और होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? इनको ईटेबल एसिड बोल सकते हैं, कार्बोनिक एसिड्स बोल सकते हैं, या इनको हम वीक एसिड की श्रेणी के अंदर क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो नेचर के बेस पे दो प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जो हमें फल फ्रूट या लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं वो लगभग ऑर्गेनिक एसिड के अंदर आते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग से लगभग मिलते हैं वो किसके अंदर आते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर आते हैं। तो हम अगर बात करें इनमें से, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड होता है HSBF6, हेक्सा फ्लोरो एंटीनोइक एसिड, जिसकी डिस्कवरी की थी जॉर्ज ओल्हा नाम के एक साइंटिस्ट को, जिसको बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इसको किसकी श्रेणी में गिनते हैं? सुपर एसिड की श्रेणी में। ये सुपर एसिड्स होते हैं। और आपकी 10th क्लास की बुक के अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग HCl होगा इनऑर्गेनिक एसिड में, फिर क्या होगा? H2SO4। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। देखो बहुत बार मैंने अभी हाल ही में पूछ के भी देखा था, एक पोस्ट डाली थी कि सबसे स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड, तो सबने कौन सा एसिड बता रखा था? H2SO4। नहीं, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। वैसे ये एसिड्स का बोल सकते हो या फिर केमिकल्स का। केमिकल्स का तो ये किंग है, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर सबसे ज्यादा H2SO4 एज ए एसिड यूज होता है, या एज ए हम बोल सकते हैं केमिकल यूज होता है। लेकिन वैसे होता है HCl। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड। अगर वीक की बात करें तो वीक इनमें सबसे वीक होता है वीक इन ऑर्गेनिक एसिड। वो कौन सा है? वो है H2CO3, जिसको हम बोलते हो, इसको भी कार्बोनिक एसिड ही बोलते हैं। यार एक एसिड है ये जो कार्बोनिक है, और किसके अंदर मिलता है हमें? लगभग मिनरल एसिड इसके अंदर मिलता है। और मिनरल एसिड में ये सबसे वीक है। इसको हम पेय पदार्थ वगैरह जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह के अंदर इसको हम पीते भी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड की, ऐसे एसिड्स जिनको हम खा सकते हैं, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं सल्फोनिक एसिड, जैसे H6H5SO3H। ये सल्फोनिक एसिड है। और सल्फोनिक एसिड भी कौन सा है? बेंजोइक सल्फोनिक एसिड है। और ये सबसे क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद अगर हम बात करें वीक ऑर्गेनिक एसिड की, वो होंगी आपकी एल्केन, जैसे मीथेन, इथेन। ये सभी की सभी किसकी श्रेणी के अंदर आते हैं? एल्केन्स आर
वीक बेस। वीक एसिड इतने वीक होते हैं कि लगभग किसकी तरह काम करते हैं, बेस की तरह काम करते हैं। एग्जामिनर यहाँ से आपसे वो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एसिड क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग मिनरल है, वीक ऑर्गेनिक या वीक मिनरल एसिड पूछ सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उसमें देखते हैं हम भाई अगर कोई भी मान के चलो एक एसिड है, अगर वो H पॉजिटिव का क्या करता है, लॉस करता है, तो साइंस के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं बेसिसिटी। जितने H का लॉस करेगा उतना ये उसकी बेसिसिटी होगी। जैसे HCl है, ये एक H का लॉस करेगा तो इसको हम बोलेंगे मोनो बेसिक। जैसे H2SO4 है, ये 2 H का लॉस कर सकता है तो इसको हम बोलते हैं डाई बेसिक। अगर H3PO4 है तो इसको हम बोल सकते हैं ट्राई बेसिक। तो बेसिसिटी के बेस पे ये हो सकता है मोनो, डाई, ट्राई, इससे हायर को हम बोलते हैं पॉली बेसिक। तो कोई भी एसिड को अगर हम H पॉजिटिव के लॉस के बेस पे देखें तो बेसिसिटी होगी, बेसिसिटी के बेस पे वो क्या हो सकते हैं, मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, या क्या हो सकते हैं, पॉली बेसिक हो सकते हैं। इसे नेक्स्ट H पॉजिटिव की संख्या के बेस पे, काउंटिंग के बेस पे, अगर हमारे पास मान के चलो यहाँ कोई लिक्विड है, मान लो H2O लिक्विड है, इसके अंदर कोई एसिड है मान के चल रहे हैं, और उसके जो लिक्विड है उसको हम 1 लीटर फिक्स कर देते हैं, उसके अंदर H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन है मान के चलो 10⁻23। तो दूसरा एक और हमारे पास सेम 1 लीटर वाटर है, उसके अंदर भी कोई दूसरा एसिड है और उसकी कंसेंट्रेशन क्या है, 10⁻, मान के चल रहे हम 7 लेते हैं, इसकी कंसेंट्रेशन है ये H पॉजिटिव आयन की। तो देखो यहाँ बहुत ज्यादा H पॉजिटिव आयन है, यहाँ बहुत क्या है, कम है। अगर किसी गिवन लिक्विड के अंदर, ठीक है, किसी भी गिवन लिक्विड के अंदर H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन के बेस पे, कंसेंट्रेशन समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, भाई जैसे लिक्विड की कोई वॉल्यूम फिक्स है, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रेशन। तो जहां H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी उसको हम बोलेंगे कंसेंट्रेटेड, इनको भी हम स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। और जहां पर H पॉजिटिव की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड्स। तो इतना ही हमने आज के इस चैप्टर में पढ़ना था। बे एसिड होते क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन, उनको नेचर के बेस पे हमने डिफाइन किया, बेसिसिटी के बेस पे डिफाइन किया, और नेक्स्ट H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन के बेस पे हमने एसिड्स को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। इसे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम बेस को क्लासिफाई करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स को। उम्मीद करता हूँ कोई आपको समझ में आया होगा। ये आपके लिए हेल्पफुल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या 10th क्लास का किसी भी प्रकार का बोर्ड का एग्जाम हो, या फिर 7th क्लास के अंदर भी एसिड बेस और साल्ट नाम का एक क्या है चैप्टर है। और आप लोग हमेशा भी याद रखोगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स ही क्या होते हैं, एसिड बेस और साल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।